नमस्कार। बजट 2016-17 पर सबसे बड़ी कवरेज लेकर के एक बार हम फिर से हाजिर हैं। 2020 तक भारत को दुनिया के 3 सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सभी के सामने रखना है। लोगों की आमदनी, रोजगार और विकास के लिहाज से मेक इन इंडिया मिशन की अग्नि परीक्षा अब शुरू हो चुकी है और इस मिशन को हकीकत बनाने के लिए क्या बजट 2016 वाकई कुछ कर सकता है? चर्चा आज इसी पर होगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं शुभम भट्टाचार्य जी, जो कि एडिटर हैं, और थोड़ी देर में हमारे दूसरे गेस्ट भी इस स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन जो चुनौतियां हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो हम आपके सामने रखेंगे अगले आधे घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या सवाल है आपके लिए, वो हम अब थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन जो चुनौतियां हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। क्या इस बार वित्त मंत्री कुछ रियायत देंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को? क्या लेबर लॉज में थोड़ी सी ढील की एक तरह से शुरुआत हो सकती है? क्या ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो एरिया बेस्ड इंसेंटिव्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग को अपने पैरों पर खड़ा होने की जो शुरुआत है वो की जाएगी? आइए देखते हैं कि क्या है हमारा आज का सवाल आपके लिए, जिसका जवाब हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में देंगे। सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री ने दिया था? अगर आपके पास सवाल है तो इसको रेडी रखिए। इस कार्यक्रम के अंत तक हम आपको इसका जवाब जरूर बताएंगे। सबसे लंबा भाषण किसने दिया? आइए अब चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले देखते हैं कि ओवरऑल जो स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो देश में है क्या इस वक्त। और ग्राफिक्स के चलिए आपको बजट यात्रा के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो क्या कुछ लेकर के आपके लिए आए हैं। आइए देखते हैं ये जो रिपोर्टर स्पेशल बजट यात्रा में क्या कुछ है आपके लिए। भोपाल शहर की छोटी छोटी गलियों में कई लघु उद्योग चलते हैं और इन्हीं में से एक है जरी जरदोजी और बटुए का व्यवसाय। नवाबी दौर में बेगमों के हाथों की शोभा रहे ये भोपाली बटुए आज पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं और ये सब कर दिखाया है भोपाल की ममता शर्मा ने। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के बाद ममता शर्मा की जिंदगी कैसे बदली, खुद ममता की जुबानी आपको सुनाते हैं। मैंने जाके अपने बटुओं का सैंपल दिखाया, कुछ उनको माल भी दिखाया, फिर उन्होंने बहुत हेल्प करी। इस तरह से मुझे मुद्रा लोन का फायदा मिला। अपने ससुराल के इस बटुआ व्यवसाय को ममता ने आसपास की 40-50 महिलाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ाया और अब मुद्रा लोन मिलने के बाद ममता और उनकी सहयोगी महिलाएं मिलकर दिन भर में 15 से 20 दर्जन तक बटुए तैयार कर लेती हैं और अब इनके बटुओं की मांग न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों में भी होने लगी है। ममता शर्मा इस व्यवसाय को चलाकर न केवल महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं और युवतियों को बटुए बनाने के लिए प्रशिक्षित भी कर रही हैं। ममता दी के पास आए, उन्होंने बताया कि बटुए बनाओ। हमसे बटुए भी नहीं बने, फिर उन्होंने कहा कि बनाओ, अच्छा काम है, फिर बनाया हमें। उन्होंने प्रेरणा दी थी कि थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगा तो कर ले। फिर मैं शुरू में 6 बटुए कुछ बनाती थी या 8 बटुए बनाती थी। मैं मना करती थी कि नहीं बनाऊंगी दीदी, कि मुझसे नहीं हो रहा। तो दीदी ने समझाया नहीं तू शुरुआत तो कर, आगे बढ़ेगा। मुद्रा योजना के बाद जिस तरह ममता की जिंदगी में बदलाव आए, वो दूसरे लोगों को भी इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में बताती हैं। साथ ही जल्द से जल्द वो अपने शिशु लोन को अदा कर तरुण लोन में 5 लाख रुपए का लोन लेना चाहती हैं और अपने व्यवसाय को विदेशों तक पहुंचाना चाहती हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सके और भारत में बने इन बटुओं को विश्व पटल पर पहचान मिल सके। जो तरुण लोन है उसको मैं लेना चाहती हूँ 5 लाख तक का। उसको लेके मैं कुछ ऐसे शेड जैसा बना के महिलाओं को घर बुला के मेरे घर काम करवाना चाहती हूँ। और जो महिलाएं जो नहीं कर पा रही हैं, कम है, ऑर्डर हमारे अभी भी रह जाते हैं, उसको मैं बढ़ाना चाहती हूँ। अगर इन योजनाओं की जानकारी और लाभ लोगों को मिलता रहे तो मेक इन इंडिया का सपना एक दिन जरूर पूरा हो जाएगा और पूरे विश्व में भारत की बनी चीजों का वर्चस्व होगा। महिलाओं की जागरूकता का ही नतीजा है कि रांची की महिलाएं चूड़ी उद्योग के जरिए सफलता की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। कौशल विकास के तहत परीक्षण पाकर आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। परीक्षण से इन महिलाओं के हाथों को एक हुनर मिला।
सुंदर और कलात्मक ढंग से बनी चूड़ियां बाजार में खासा लोकप्रिय है। बदलते फैशन के साथ बाजार में चूड़ियों और कंगन की खास मांग रहती है। यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं, लोकल भी आते हैं, तो हर तरह से हर स्टेट के पूरे ऑल ओवर इंडिया आते हैं। लाइक हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट इंडोनेशिया, चाइना, जापान सब जगह हम लोग का जा रहा है। तो ये झारखंड में एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है सारी वुमेन सोसाइटी को कि वो लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आए और हम लोग को मार्केट कर सके। इन महिलाओं को लाइव प्रोडक्शन के माध्यम से नई तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है ताकि फैशन के इस दौर के साथ अपने इस चूड़ी उद्योग को ढाल सके। कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश भर में हजारों महिलाओं को अलग अलग रोजगार से जोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने कौशल विकास की योजना के तहत में 145 महिलाओं को ने प्रशिक्षण दिया। उससे जो हुआ क्या कि उन्होंने 60 डेज में इस तरह से जो आप सामान एम्पोरियम में देख रहे हैं वो एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनाना शुरू कर दिए और अब ऑनलाइन भी इसका जो है सो मार्केटिंग हो रहा है। जो महिलाएं कल तक घर की चारदीवारी तक सिमटी थी, आज वो चूड़ी उद्योग से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। महिलाओं का आर्थिक स्तर सुधरा है, अब उन्हें पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हम लोग पहले बेरोजगार थे, पढ़े लिखे ऐसे थोड़ा बहुत किए इंटर तक, उसके बाद हम लोग बेरोजगार घर में रहते थे। तो अब विनोद सर हम लोग को यहाँ लाए और हम लोग को यहाँ रोजगार कर रहे हैं और इसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग की तरह और जो बेरोजगार हैं उन लोग को भी रोजगार दे। मेक इन इंडिया का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, जिससे कि उनके आय का जरिया बढ़े और वो आत्मनिर्भर बनेंगे। झारखंड लैंप के इस एम्पोरियम ने हैंडीक्राफ्ट के जरिए काम करने वाली करीब 5000 महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम किया है। साथ ही साथ कौशल विकास के जरिए यहाँ पर कई अन्य महिलाओं को भी यहाँ पर जोड़ा गया है और यहाँ के साजो सामान अब आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रहे हैं और काफ़ी लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं, जिसके जरिए महिलाओं को एक स्वरोजगार मिला है और झारखंड लैंप जो है वो एक बुनियादी भूमिका निभा रहा है। कैमरा पर्सन नंद कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। देश में मेक इन इंडिया को रफ्तार देने के लिए जरूरी है इस क्षेत्र में छोटे व मंझोले उद्योगों को मजबूत किया जाए। छोटे उद्योगों का व्यापार का स्तर पैसों के मामले में भले ही छोटा है, लेकिन समाज के एक बड़े तबके को यहाँ रोजगार मिलता है। ये वो तबका है जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन कार्य कुशलता में आगे है। छोटे उद्योगों की हालत जानने के लिए बजट यात्रा की टीम पहुंची कांच के काम के लिए मशहूर फिरोजाबाद में। चलिए आपको ले चलते हैं फिरोजाबाद की एक ऐसी ग्लास फैक्ट्री यूनिट में जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से ग्लास का काम होता है और वहां के कारोबारियों से बात करेंगे कि वो इस बजट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। फिरोजाबाद की कई कांच की फैक्ट्रियों में आज भी उत्पादन परंपरागत तरीके से हो रहा है। इस तरह के उद्योगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार देश भर में 500 मिनी क्लस्टर बनाने की योजना बना रही है। मैं सरकार से ये डिमांड करूंगा कि ग्लास इंडस्ट्री के लिए कुछ पैकेज दें, हमें सब्सिडी दें और एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी ड्यूटी ड्रॉबैक बढ़े, यही मैं आशा करता हूँ। फिरोजाबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर है ताज का शहर आगरा। पर्यटन के अलावा ये शहर अपने चमड़े के उद्योग के लिए भी मशहूर है। जूता निर्माण में आगरा की बड़ी आबादी लगी हुई है और आगरा से लगभग 80% जूता निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। इनमें मुख्य रूप से फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं। पूरे आगरा में छोटे छोटे करीब 10,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग हैं जो इस जूता उद्योग से जुड़े हैं। यहाँ के 40% लोगों की रोजी रोटी इसी धंधे से चलती है। यहाँ से हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए के जूते का कारोबार होता है। जो उद्योग पिछले लगातार 10 वर्षों से 12 से 15% की एवरेज ग्रोथ से बढ़ रहा था, वो इस वर्ष 12 से 15% गिरने, अभी तक के जो आंकड़े हैं उससे 12 से 15% तक गिरने के आसार हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, यूरोपीय मंदी हो या यूरो का अवमूल्यन हो, उससे कम्पिटिटिवनेस हमारी कम हुई है। अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट किए जाने वाले जूता कंपनियां आजकल परेशान है और इनका कहना है कि ऐसी स्थिति में जब एक्सपोर्ट का मार्केट इनका मंदा चल रहा है, इन्हें ज़रूरत है कि सरकार लो इंटरेस्ट रेट पर इनको फंड करे और इन्वेस्टमेंट अलाउंस के रूप में इन्हें 5 साल की सब्सिडी भी दे, जिससे कि ये इंडस्ट्री अपने पैरों पर न केवल मजबूती से खड़ी हो पाए बल्कि दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को कम्पीट भी कर पाए। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ अभिषेक झा, डीडी न्यूज़, आगरा। तो बजट यात्रा के बाद आइए देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के क्या एक बड़ी तस्वीर इस वक्त उभर रही है। जो अभी ताज़ा आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक काफ़ी अच्छी तस्वीर दिख रही है।
12-13, 13-14, 14-15 और 15-16 ये लगातार जो अभी अनुमानित है 7.6% इस साल होने की उम्मीद है। जो अभी थर्ड क्वार्टर के आंकड़े आए हैं काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, 12% से भी ज़्यादा, बहुत सारे लोगों को आश्चर्यचकित भी कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के एक जो सुनहरी तस्वीर है वो ज़रूर दिखी है। ये 5.5% पिछले साल का ग्रोथ, इस साल शायद ये 9.5% के आसपास रह सकती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी रफ्तार ज़रूर पकड़ रही है। Q1, Q2, Q3 7.2, 9.3, 12.6 ये मैन्युफैक्चरिंग की दशा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई, FDI ज़रूर बढ़ा है उसके बाद इस सेक्टर में, लेकिन अभी काफ़ी कुछ निवेश आना बाकी है। और जो अभी तक जो आंकड़े आए हैं बीते 6 महीने के, जो हिस्सेदारी है GDP में वो 16% से बढ़ करके 21% तक पहुंच चुकी है। फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और केमिकल में पॉजिटिव ग्रोथ इस साल देखी गई है। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे पब्लिशिंग, वहाँ पर थोड़ी सी जो डी ग्रोथ है वो देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए अभी केंद्र सरकार $10 अरब का निवेश करने की योजना बना रही है, तो कुछ बड़े फोकस इस बार ज़रूर दिख सकते हैं। आइए अब अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पास्ट प्रेसिडेंट एसोचैम और इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव आप रखेंगे, और साथ ही साथ शुभमय भट्टाचार्य जी, सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अग्रवाल जी आपसे सवाल कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इस वक्त फोकस है सरकार का और बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पर 3 बड़ी बातें जो आप इस वक्त देखना चाहेंगे केवल मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करें तो? देखिए, बड़ा एक अच्छा समय हिंदुस्तान के लिए अब है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक नई दिशा दी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, उसको ऑलरेडी आपकी इस टेलीकास्ट में आपने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जो है 16% से बढ़ के 21% हो गई है। मगर मेरा ऐसा सोचना है कि ये ग्रोथ बढ़कर 25% जल्दी हो जाएगी, क्योंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ पर कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है। सो वी हैव ए यंग पॉपुलेशन, वी हैव लॉट ऑफ लोकल डिमांड, एंड वी हैव लॉट ऑफ गुड रॉ मटेरियल्स, गुड टेक्निकल मैन पावर. What we require is good technologies, what we require is good infrastructure, ease of doing business, and all this is being worked out by the government of India. So we believe that in the near future we will see manufacturing sector growing at a very fast pace. आपने 3 चीज़ों का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, और आप कह रहे हैं इस पर काम हो रहा है। शुभमय जी, हमने जो तीनों स्टोरीज देखी वो जाहिर तौर पर MSME सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, और एक बड़ा तबका जो मेक इन इंडिया का है वो इन छोटे उद्यमियों के लिए है। क्या MSME सेक्टर के लिए ये बजट कुछ खास करेगा? MSME सेक्टर के लिए बजट में सबसे बड़ा दिग्दर्शन जो आता है वो ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि इंटरेस्ट रेट में किस तरह के चेंजेस ला सकती है सरकार, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से देखा जाए, एक्चुअली सबसे बड़ी जो चीज़ सरकार करेंगी वही सबसे इंपॉर्टेंट होगी सबसे छोटे क्षेत्र के लिए। अच्छा, यानी कि अगर सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट, अपने सारे जो हाउसकीपिंग है उसको सही पे रखेंगे, तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रेशर कम आएगा, तो निश्चित ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे, और वो बहुत बड़ा मायने रखता है MSME के लिए compete करने के लिए। आपने देखा एक दोनों ने ये बात की थी कि हम जब फॉरेन में जाते हैं, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो कम्पिटिटिवनेस ऑफ द गुड, और कम्पिटिटिवनेस ऑफ द गुड में 2 चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, रुपये का क्या हालत है और इन्फ्लेशन का क्या हालत है। और ये दोनों ही बहुत डिपेंड करता है कि वित्त मंत्री किस तरीके का इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल जमा रखते हैं। अनिल जी, क्या आपको लगता है कि जो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जो सब्सिडीज या कहीं इंसेंटिव्स जो दिए जा रहे हैं वो जारी रहेंगे? कौन से सेक्टर पे इस वक्त ज़्यादा फोकस दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव शायद टेक्नोलॉजीज या इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको ज़्यादा मदद की दरकार है, और वो वित्त मंत्री की ओर ज़्यादा उम्मीदों की निगाह से देखती हैं? देखिए, भारत सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो कि रीजन स्पेसिफिक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। देयर आर स्कीम्स विच आर सेक्टर स्पेसिफिक, अगेन लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, SEZs को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। और अभी जो नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स अपने बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है,
इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत तेज गति आएगी। और जो अभी आपने बताया एसएमई सेक्टर के लिए, एसएमई सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर आवर इंडस्ट्री। सो एसएमई सेक्टर की बहुत सारी दिक्कतें भी हैं और बहुत सारी उनको सुविधाएं दी भी जा रही हैं और देनी भी आगे चाहिए। एसएमई सेक्टर के लिए देखिए, अभी प्रधानमंत्री ने एक अपनी एक स्पेशल स्कीम निकाली है जिसके अंदर शिशु, किशोर और युवा तरुण योजना जो है, तरुण योजना जो बनाई है, उसके लिए उनको एक स्पेशल फाइनेंसिंग अवेलेबल की जाएगी। उस सबको ये पॉजिटिव पार्ट्स है, मगर एक दूसरे पार्ट हैं जैसे कि देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लेबर लॉज आज इंटरनेशनल एरिना में ठीक से हैं, क्या उनके ऊपर हम सुधार अब कर सकते हैं, क्या हम जीएसटी को जल्दी से लागू कर सकते हैं, क्या हम और जो रिफॉर्म्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैं वो जल्दी से उसमें एक गतिशीलता ला सकते हैं, ताकि हमारी जो एक तेज मूवमेंट प्रधानमंत्री ने बनाई है वो उसी गति से और रफ्तार बरकरार रहे। बजट यात्रा के दूसरे चरण में आपको लिए चलते हैं बैंगलोर, ग्रेटर नोएडा, और देखते हैं कि क्या कुछ वहां से मेक इन इंडिया की स्टोरीज हमारे लिए आपके ये रिपोर्टर्स लेकर के आए। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बजट में इस बात को लेकर सभी की निगाहें लगी होंगी कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को सहारा देने के लिए वित्त मंत्री क्या कदम उठाते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को इन सेक्टर्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा। बेंगलुरु में छोटी इकाइयों के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी एरोस्पेस में भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने की शुरुआत कर दी है। टुमकुर में हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इसकी झलक दिखाई दी। एरोस्पेस जैसे हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये कंपनी के अंदर हम लोग क्लाइमेटिक चेंबर मैन्युफैक्चर करते हैं। एक क्लाइमेटिक चेंबर अपना प्राइम मिनिस्टर ने जब भी मेक इन इंडिया कभी किया है, वो एरोस्पेस कंपोनेंट्स और ये जो अपना ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हो या डिफेंस प्रोडक्शन हो, उसको सप्लाई करने के लिए हम लोग एक चेंबर बना दिए। क्योंकि पहले क्या होता था, जापान, जर्मनी और अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। अभी आजकल हम लोग तैयार करके 30 to 40 कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को खत्म ना भी करे तो इसमें कमी जरूर करेगी। निर्यात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले SEZs पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटाने की भी सिफारिश है। दूसरे उद्योग की ही तरह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को भी बुनियादी ढांचे में सुधार, लेबर रिफॉर्म्स, ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित होने और निर्माण की लागत कम होने की उम्मीद है। भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने की राह पर चल पड़ी है। इस साल देश में 2.25 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों का निर्माण हो चुका है और ये सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 8% का योगदान कर रहा है। देश में रोजगार पैदा करने के लिहाज से भी इस सेक्टर की हिस्सेदारी 8% तक है। देश में आने वाली कुल FDI का 4.5% ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आया। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट 7.7% की रफ्तार से बढ़ा, जो अगले साल 10% या ज्यादा की रफ्तार से बढ़ सकता है और इसीलिए आने वाले बजट से लेकर उम्मीदें भी काफी हैं। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन में भी इस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। India has some very natural advantages for Make in India to be very significant in automobile sector, and the biggest of them is the labor cost and labor capability. 2016 तक ऑटोमोटिव मिशन के तहत इस सेक्टर को मेक इन इंडिया मिशन का इंजन बनाने की योजना है। मिशन है कि जीडीपी में इस सेक्टर के योगदान को 8% से बढ़ाकर 12% किया जाए और 6.5 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएं। दुनिया के बड़े ऑटो ब्रांड्स भारत में ही अपनी गाड़ियां बनाने की तैयारी में हैं। बीते 15 सालों में दुनिया के ऑटोमोटिव बाजार में भारत का स्थान 14 से अब 6ठे स्थान पर आ चुका है, जो दिखाता है कि भारत ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। कारोबार के माहौल को और भी आसान बनाने के लिए इस सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो ने ये तो साबित कर दिया कि ऑटो इंडस्ट्री मेक इन इंडिया प्रोग्राम में अपनी छाप छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ वेंकट रामन, DD न्यूज, न्यू दिल्ली।
तो अनिल जी, सीधे आपसे सवाल ये कि बीते एक साल में जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है, ऐसा क्या किया जाए कि इन्वेस्टमेंट वापस आए, क्योंकि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, रोजगार नहीं पैदा होगा और जो मेक इन इंडिया की गाड़ी हो आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, जैसे अभी आपने एक क्लिप दिखाया ऑटोमोबाइल्स का, सो ऑटोमोबाइल्स इज वन ऑफ द स्टार सेक्टर्स। अभी भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का मार्केट है पूरे वर्ल्ड का, और मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में, लेट्स से अगले 5 सालों में हम लोग शायद तीसरे नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एक सनशाइन सेक्टर है। इसी तरह कुछ अच्छे और सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, क्लीन एनर्जी है, सोलर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपने जो अब क्वेश्चन किया कि क्या करना चाहिए, उस सबसे ज़रूरी है फाइनेंस, दूसरा है लेबर लॉस, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर इस सबको तेज गति से दोबारा से चलाया जाए तो मुझे लगता है कि भारत के अंदर FDI इतनी आएगी कि हमसे शायद संभले भी ना, और उससे बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे। उससे जो हमारी GDP का हम देख रहे हैं कि अभी ये 16% से 20% बढ़ गया, और ये इसको कॉन्स्टेंटली 25% कैसे रखा जाए, जिससे कि अगले कुछ सालों में इतनी ज़्यादा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स उपलब्ध हों लोगों को। शुभ में आपका इंटरजेक्शन चाहेंगे इसमें, जो रोजगार है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या आप मानते हैं कि इस बजट का एक बड़ा फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा और इसके लिए इंसेंटिव्स की घोषणाएं की जाएंगी? इंसेंटिव्स अगर टैक्स कंसेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं नहीं चाहता हूं, और मुझे आशा है कि ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंसेंटिव्स का जो एक जाल बिछा हुआ है वहां से धीरे धीरे उससे निकल से पाँव वापस खींचना जरूरी है, क्योंकि उससे अगर फायदा होता तो जरूरी हम पहले बहुत कुछ कर चुके होते। इसलिए उनको खींचकर, उनको क्लियर करके जो रूल बेस्ड जो काम है उसको अमल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डायरेक्शनल तौर से मैं चाहूँगा कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस श्योर, विच मीन्स कि रेगुलेशंस की कमी की तरफ गवर्नमेंट और जाए। लॉज में जो बहुत सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं, अनिल जी जैसे कह रहे हैं, लेबर लॉज में, लेबर लॉज हालांकि स्टेट के अंदर आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली डायरेक्शन दे सकते हैं, तो उसके तरफ अगर पुश करने की कोशिश करें। एंड बैंकिंग क्षेत्र में जो कंपनियां बहुत सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ा के रखे हैं, उसके तरफ अगर कंपनियां, और ये बड़ी कंपनियों के ऊपर है कि अगर वो पैसा वापस करना शुरू करे तो बैंकिंग क्षेत्र निश्चित ही जो छोटे उद्यमी हैं उनको अच्छे ब्याज पर, अच्छे कम्पिटिटिव रेट्स पे दे सकेंगे। मिलता है। सर, अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर सेक्शन पे। इस पे आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे, और एक सवाल जिसको भी मैं करूंगा वो प्लीज़ अपना आंसर जो है वो केवल 30 सेकंड में करेंगे। ये फॉर्मेट ऐसा है। ये देखते हैं आज रैपिड फायर राउंड में क्या है हमारा पहला सवाल। मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट फ्लो बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने के लिए बजट को क्या कदम उठाने चाहिए? शुभमन, सीधी बात है कि एक जो उसमें जितने सारे एग्जम्पशंस वगैरह हैं उनको क्लियर अप करें, और जो एनपीए है बैंकिंग क्षेत्र का उसके तरफ काफी जोर शोर से काम किया जाए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या है देखते हैं रैपिड फायर राउंड में हमारा आज का दूसरा सवाल स्क्रीन पर। इस वक्त बजट को छोटे उद्यमियों को सहारा देने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अग्रवाल साहब। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फाइनेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर लॉस। चलिए 4 क्विक का आपके रिकमेंडेशंस। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है इस राउंड में हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए। सवाल नंबर 3, क्या बजट में टैक्स में रियायतों की जगह वित्त मंत्री को बुनियादी ढांचे पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? शुभमन, इसका आंसर बहुत कैपिटल लेटर्स में यस यस यस। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। बुनियादी ढांचे पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, रियायतों से कदम पीछे हटाए जाने चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या आईटी हार्डवेयर इस बजट का फोकस होगा? वित्त मंत्री इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर क्या कदम उठा सकते हैं? पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। हम जानते हैं कि आजकल ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने बहुत सारा यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात की है, एचटीसी ने इन्वेस्टमेंट की बात की है, सीमेंस यहाँ आना चाह रहा है। सो बहुत सारी हार्डवेयर इंडस्ट्री के लिए, आईटी के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उस सबको एनकैश करने के लिए हम लोगों को पूरे प्रयत्न करने चाहिए। चलिए अब अंतिम सवाल इस कार्यक्रम में देखेंगे रैपिड फायर राउंड में क्या है, और ये सवाल होगा शुभमन भट्टाचार्य जी के लिए। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा फोकस है मेक इन इंडिया का। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले ऑर्डर लॉन्ग टर्म होंगे, एंड उस ऑर्डर में किस तरीके से टाइम दिया जाएगा उसका स्पेसिंग का आइडिया
ये अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट टर्म नहीं होता है, 10, 12, 15 साल के एक ऑर्डर्स होते हैं। तो इसके लिए एक अलग धारणा जो करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेक इन इंडिया स्प्रिंट नहीं मैराथन है, ऐसा बयान आ चुका है सरकार की तरफ से। फिलहाल आइए देखते हैं कि जो सवाल हमने आपसे पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में, उसका जवाब है क्या। आपकी स्क्रीन पर सवाल और जवाब एक साथ आएंगे। सवाल आज का हमारा था कि कौन से वित्त मंत्री ने अभी तक का सबसे लंबा भाषण दिया, और जवाब भी अब आपकी स्क्रीन पर। जसवंत सिंह, 2 घंटे से ज्यादा उन्होंने 2003 में ये भाषण दिया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप दोनों मेहमान अनिल अग्रवाल जी, आपने वक्त निकाला और शुभमय आप आए और आपने अपने बिल्कुल फोकस तरीके से जो राय रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल हम फोकस करेंगे स्किल इंडिया पर, क्योंकि मेक इन इंडिया तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि स्किल इंडिया पर ध्यान न दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि कल 7:30 बजे आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल मेरी पूरी बजट टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।